हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑन द कूलम्ब्स लॉ। आज हम बहुत सारे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर के एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं एग्जाम्पल लिखूं, मैं जो बोलूं या ना बोलूं, वो एग्जाम्पल आप नोट करते जाना। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ देखा था। कूलम्ब्स लॉ क्या था, मैं यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं आपको बोल दूं कि ये है फोर्स किस में, वैक्यूम में। ठीक है, क्योंकि यहां पर K लगा हुआ है। ओके, और अगर वैक्यूम नहीं होता तो क्या होता, ठीक है, उसके ऊपर एग्जांपल और सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो पहले सबसे पहले एग्जांपल सॉल्व करने से पहले ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मैं अभी वन यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। तो शुरू करें एग्जांपल्स। ठीक है, पहला एग्जांपल ऐसा है that two charges are there. First charge is a Q, second charge is also Q. Okay, and distance between them is the R, and they are in the air. वो कहाँ पर है, एयर में है। Okay, now minus Q charge added in both of them. Sorry, minus Q नहीं, minus Q charge नहीं, 2Q charge added in both of them. How much charge? 2Q here and 2Q here added. Okay, then what will be the new force? Okay, 2Q charge added to both. Calculate new force. Calculate new force if original is F. ओरिजिनल कितना है, F है। ओके, तो देखो F कितना है, F इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ आ गया। अभी दोनों में कितना चार्ज ऐड किया, 2Q, तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q। ठीक है, इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R। सेम टू सेम। ठीक है, मैंने ये बड़ा कर दिया, लेकिन आप सेम टू सेम मानो। ओके, अब ये फोर्स कितना रहेगा, तो F डैश इज इक्वल्स टू K, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या है, F है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 9F। कितना फोर्स हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। F डैश इज इक्वल्स टू F। मैं अब बोल दूं कि फोर्स में चेंज कितना हुआ, तो चेंज इन फोर्स अगर आपको मालूम करना है तो आपको डेल्टा F इज इक्वल्स टू न्यू फोर्स माइनस ओरिजिनल फोर्स। तो F डैश कितना है, 9F माइनस F, तो कितना चेंज इन फोर्स कितना आया, 8F। ऐसा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक और देखो, परसेंटेज चेंज इन द फोर्स, क्या परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकाले, तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू डेल्टा F अपॉन F इंटू 100। तो ये डेल्टा F है, अपॉन F करोगे तो F कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, कितना परसेंटेज चेंज आया, 800 परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो ये था पहला एग्जांपल। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको आप नोट करते जाना। दूसरा एग्जांपल ऐसा है, देखिए ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। सिंपल। ओके, अब क्या किया गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया गया, R/2। कितना कर दिया गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस R/2। चार्ज एज इट इज। यहां पर फोर्स था F, तो यहां पर फोर्स कितना होगा, इट्स वेरी सिंपल। यहां पर आप सॉल्व करो, क्या मिलेगा, F इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वेरी सिंपल। यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, F डैश इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन R/2, उसका स्क्वायर करना है, तो क्या करना है, R स्क्वायर बाई 4 नीचे आएगा, तो 4 में ऊपर डाल दो। ओके, तो कितना चेंज हुआ, सॉरी कितना नया फोर्स कितना आया, 4F। तो एक एग्जांपल आप ऐसा भी नोट कर सकते हो। ठीक है, आप लिखते जाना, जैसे ही मैं एग्जांपल में सॉल्व करूं, मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, आप पॉज करके लिख दे जाना। ओके, हाँ, एक एग्जांपल हम और लेते हैं।
कि एक चार्ज है 2q, एक चार्ज है 3q। ओके, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r। ओके, -2q चार्ज एडेड टू बोथ, -2q चार्ज एडेड टू बोथ। कैलकुलेट न्यू फोर्स, कैलकुलेट न्यू फोर्स, हमें क्या करना है, नया फोर्स कैलकुलेट करना है। अच्छा, ओरिजिनल कितना ले लेंगे, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, ओरिजिनल फोर्स ले लेंगे हम F। तो ओरिजिनल फोर्स क्या था, देखिए F इज इक्वल्स टू के 2q इंटू 3q, तो कितना होगा 6q², और उसके बीच का डिस्टेंस कितना r²। अब कितना चार्ज ऐड किया, -2q दोनों में, तो 2q और उसमें -2q ऐड करूं तो इसमें रह जाएगा 0 कूलम। और दूसरा यहां पर 3q है, उसमें -2q ऐड करूं तो कितना रह जाएगा q। तो यहां पर चार्ज चला गया 0 कूलम, और यहां पर चार्ज कितना है q। अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r, तो यहां पर चार्ज नहीं है तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं आएगा, मतलब कि F डैश कितना रहेगा 0 न्यूटन। कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, आप इसको नोट कर लेना अच्छी तरीके से। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। इस तरह आपको ऐसे एग्जांपल मालूम होने चाहिए कि क्या चेंज आएगा। ये है R, ओके, और ये क्या है एयर, ठीक। अब कोई और मीडियम है, उसमें इसको प्लेस कर दिया गया, दोनों चार्ज को, डिस्टेंस कैसा है सेम। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। तो यहां पर फोर्स कितना था F, तो यहां पर फोर्स कितना होगा, इट्स वेरी सिंपल। यहां पर फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल्स टू KQ²/r² था। यहां पर देखो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कितना है K। अच्छा, मैं K कोई बात नहीं, K डैश ले लेता हूं, तो क्या होगा F इज इक्वल्स टू KQ²/r²। लेकिन ये फोर्स तो मैंने क्या बोला था, किसमें है, वैक्यूम में है। ये फोर्स किसमें है, ये फोर्स किसमें है, वैक्यूम में है, ठीक है ना। तो यहां पर तो मीडियम है, और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K डैश है। तो यहां पर हम KQ²/r² और नीचे क्या रख देंगे K डैश, ठीक है। आप पिछला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैंने नीचे ही क्यों रखा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी है, तो ये KQ²/r², मैं इसको F डैश दे देता हूं। तो KQ²/r² क्या है F, तो क्या हो जाएगा F/K डैश, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो एयर में से अगर मीडियम में आएगा, एक बात ध्यान रखो, एयर में से मीडियम, तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज। और अगर मीडियम में से एयर में आएगा, मीडियम टू एयर, तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। देखो एयर से मीडियम में फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, और मीडियम से एयर में फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, एक एग्जांपल हम और देखते हैं। देखो हम धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, पहले इजी थे, अब धीरे धीरे थोड़ा और आगे लेवल ले जाएंगे। ये Q है, ये Q है, इन दोनों के बीच कोई डिस्टेंस कितना है R, और ये किसमें है, वैक्यूम में है, ठीक है। एक इसमें है वैक्यूम में। अब क्या करेंगे कि एक और है मीडियम, ठीक है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में ले लो अल्फा। कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लो, अल्फा। और यहां पर जब मैंने चार्ज रखा तब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, R। और क्वेश्चन क्या है, R डैश, सॉरी, फोर्स इज सेम इन बोथ केस। फोर्स इज सेम इन बोथ केस, मतलब कि वैक्यूम में भी और इस मीडियम में भी फोर्स कैसा था, सेम। तो इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन R
एंड आर डैश। हम किसके बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे? आर और आर डैश के बीच का। तो देखो यहाँ पर फोर्स कितना होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ F1, इसको कर देता हूँ, पहला मीडियम है इसीलिए, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जैसा कि हमने पहले देखा था। यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करें F2, तो ये क्या होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू आर डैश स्क्वायर। अल्फा अपॉन क्या किया? अल्फा इंटू आर डैश स्क्वायर। अभी ये दोनों फोर्स कैसे है? सेम है, तो दोनों फोर्स सेम है, इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूं? F1 इज इक्वल्स टू F2। तो क्या होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन अल्फा आर डैश स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर डैश स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? अल्फा या तो अंडर रूट अल्फा इंटू आर डैश। ये क्या है? इन दोनों के बीच का रिलेशन। किन दोनों के बीच का रिलेशन? आर और आर डैश के बीच का रिलेशन, ठीक है ना। देखो हमें डिस्टेंस डिक्रीज करना होगा। कितना क्या करना होगा? डिस्टेंस डिक्रीज, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, सॉरी मीडियम चेंज करेंगे तो फोर्स कम होगा, लेकिन हमें फोर्स को इक्वल रखना है, इसीलिए क्या करना होगा कि डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो फोर्स बढ़ेगा ना। कितना बढ़ जाना चाहिए? जैसा पहले था। तो क्या रिलेशन आया इन दोनों के बीच में? R इज इक्वल्स टू अंडर रूट अल्फा इंटू आर डैश। तो एक काम करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। मतलब कि पहले दो इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है, और फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। एट गिवन डिस्टेंस, गिवन डिस्टेंस का मतलब कि कोई भी आर्बिट्ररी डिस्टेंस हम ले लेंगे, ठीक है। ऐसा एग्जांपल एक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी है, आप वहां पर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये सोल्व करके अच्छी तरीके से जान करके आप उसमें डिस्टेंस प्लेस कर देना एंड यू विल गेट द आंसर, ओके। एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। यहाँ पर हम जानेंगे कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कितना रहता है। तो सबसे पहले किसका फर्क करें? इलेक्ट्रिकल फोर्स का। और हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये वैक्यूम में है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? तो के क्यू स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और ये क्या है? आर। तो F इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? F इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि E इंटू ई, ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया? ओके। ये क्या था? इलेक्ट्रिकल फोर्स। मैं अगर यहाँ पर देखो ये के क्या है, तो 9 इंटू 10⁻⁹। ई क्या है? देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। फिर से ये लिखो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इतना फोर्स किसके बीच में आएगा? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की। तो इसमें के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखो, यहाँ पर माइनस माइनस लगा देता हूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव ई, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? माइनस। जब भी देखो फिजिक्स में, जब भी आप फोर्स में या एनर्जी में कभी भी नेगेटिव देखो, तो आप ऐसा सोच ही लेना कि वो अट्रैक्शन की वजह से है। किसकी वजह से है? अट्रैक्शन। देखो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आया, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर रिपल्शन है, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन आया। क्यों? नेगेटिव दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कौन सा है? प्रोटॉन। अगर हम यहाँ पर देखें तो सेम टू सेम हमें मिलेगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसा लगेगा? सेम लगेगा, ठीक है ना। आप इसको बाद में पावर का कैलकुलेशन खुद ही कर लेना, मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, ठीक है। ये किसके बीच का फोर्स है? इलेक्ट्रॉन
और ये किसके बीच का फोर्स है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आप खुद ही देख सकते हो, देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है, भले ही पार्टिकल डिफरेंट हो, पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन थे और बाद में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। अब बात किसकी करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की। किसकी बात करेंगे, ग्रेविटेशनल। देखो यहां पर मैं अगर पावर की बात करूं, सिर्फ पावर की, तो 9 -19 और -19 कितना हो जाएगा, तो 9 - 19 तो ये -10 हो जाएगा, -10 और ये -19 तो -29 हो जाएगा। तो नियरली अपन आस्कर को भी मैं r = 1 मीटर ले लेता हूं, तो नियरली कितना आएगा, 10⁻⁻29। हम इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें कंपेयर भी करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स में कितना स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। तो इतना समझ में आ गया। ये 10⁻⁻29 में नियरली लिख रहा हूं, 10⁻⁻29 न्यूटन। अब बात करते हैं किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में फॉर्मूला क्या है, F = Gm1m2/r²। तो F = Gm1m2/r² अगर हम करेंगे तो G कितना है, 6.67 × 10⁻11। मास m1 और m2 पहले दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, तो हमें इलेक्ट्रॉन के मास रिप्लेस करने पड़ेंगे। एंड यू शुड नो व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10⁻31 अपॉन r²। में r क्या ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। ये किसके बीच का फोर्स है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट अस कैलकुलेट फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो Gm1m2/r²। तो पहले इलेक्ट्रॉन रखूंगा फिर प्रोटॉन, ठीक है, लेकिन यहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास रखना होगा। तो 6.67 × 10⁻11 ये G की वैल्यू हो गई। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं 9.1 × 10⁻31। फिर प्रोटॉन का मास रखते हैं, तो प्रोटॉन का मास क्या है, 1.67 × 10⁻27 डिवाइडेड बाय 1², ठीक है। तो देखो आप यहां पर देखो, यहां पर आप इजीली नोटिस कर सकते हो कि दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिफरेंट है। इलेक्ट्रिकल फोर्स सेम था लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इसके मास में डिफरेंस है, चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो इसमें 9.1 × 10⁻31 है और इसमें कितना है, 1.67 × 10⁻27। मतलब कि इससे ये 10⁴ टाइम्स ज्यादा है। कितना टाइम्स ज्यादा है, 10⁴ टाइम्स। किससे, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उससे ये कितना ज्यादा है, 10⁴ टाइम्स, 10,000 टाइम्स ज्यादा है। यहाँ पर देखो बाकी सब सेम है लेकिन ये पावर, हम इसको अभी इग्नोर करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अगर इसको भी कंसीडर करें तो नियरली हमें ऐसा मिल सकता है कि 10⁵ टाइम्स है, ठीक है, समझ आ गया। ओके, अब ये तो किसकी बात थी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। अगर हम यहाँ पर पावर की बात करें तो नियरली कितना आएगा, देखते हैं। 31 कितना हो जाएगा, 62 प्लस 10 होगा 64, तो 10⁻64। और यहाँ पर क्या होगा, 10 अभी हम करते हैं तो इसमें से हमें कितना, मतलब कि 4 डिक्रीज करना है ना, तो -60। यहां पर देखो ये पावर कितनी छोटी है, 10⁻64 और ये -29। तब भी हमें ऐसा एहसास होगा क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत वीक है। किससे, इलेक्ट्रिकल फोर्स से। समझ आ गया। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। देखो ये हमने फोर्स लिखा, अब फोर्स लिखने के बाद हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कैसे, देखो एक्सेलरेशन का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स जितना लगेगा वो फोर्स आप यहां पर रख दो, तो वो नियरली कितना था, 10⁻29 था। इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात कर रहा हूं, और बाद में क्या रख देना, मास रख देना। अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या करना होगा,
फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना। तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से नोट कीजिए और ऐसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ऐसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है 2 या 3 मार्क्स के लिए, तो इसको ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए। आइए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो ये एक स्फीयर है, ये एक दूसरा स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज है 2q, इसके ऊपर चार्ज है -q। ठीक है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। ठीक है, ओके। अब यहां पर फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, F। ठीक है, और हाँ मैं एक बात बोल दूं कि दोनों की रेडियस कैसी है, सेम। ठीक है, आगे हम एग्जांपल एक और देखेंगे कि जिसमें रेडियस क्या हो, डिफरेंट, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस कैसी है, सेम, और इन दोनों के बीच का फोर्स कितना लग रहा है, F। आप ऐसा मान के चलना कि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, वरना हम इफेक्टिवली कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते। तो R इतना समझ आ गया। ओके, अब क्या किया, इन दोनों को टच किया, क्या कर दिया, टच किया। टच करने के बाद सेपरेट कर दिया। सोचो कि यह है स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2। ये डिस्टेंस कितना है, d, और ये डिस्टेंस है d/2। तो अब फोर्स कितना आएगा, नया फोर्स कितना होगा। ठीक है ना, ये एग्जांपल पहले आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। पहले क्या था, 2 स्फीयर थे, उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, d। ठीक है, और फोर्स कितना लग रहा था, F। अब हम सिर्फ यहां पर देखो, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और यहां पहले क्या किया, दोनों को टच कर दिया, दोनों को टच करके बाद में सेपरेट किया, कितने डिस्टेंस पे, d/2। तो अब फोर्स कितना आएगा, जब टच किया तब Q टोटल, जब टच किया तब Q टोटल कितना रहेगा, तो 2q - q। आप सिंपली इसको ऐड कर देना, अगर माइनस है एक तो सब्ट्रैक्शन होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो एडिशन होगा, दोनों नेगेटिव है तो भी एडिशन होगा, लेकिन माइनस साइन आएगी आगे। ठीक है, इसमें कोई मतलब कि एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सो 2q - q इज इक्वल्स टू q, q टोटल इज इक्वल टू क्या हुआ, q। दोनों की रेडियस सेम है, इसीलिए जब आप इसको सेपरेट करोगे, जब आप इसको क्या करोगे, सेपरेट, तब दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा, तो आधा आधा चार्ज आएगा। कितना कितना चार्ज आएगा, आधा। किसका आधा, टोटल का आधा। टोटल कितना है, Q, टोटल का आधा। पहले मैं बोल दूं, जब हम टच करेंगे तब दोनों का चार्ज ऐड हो जाएगा। देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ा हमें। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें क्या टोटल क्या मिला, Q। ये टोटल चार्ज में बोल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम जब सेपरेट करेंगे, जब सेपरेट करेंगे तब आपको देखना होगा कि दोनों की रेडियस सेम है या नहीं। ओके, 90% केसेस में सेम ही दी जाती है। ठीक है, तो सेम होगी तो चार्ज डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड, एग्जैक्टली हाफ। तो Q/2 Q/2 समझ आ गया आपको। तो यहाँ पर Q/2 और Q/2। अब यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, कि Q² बाई 4। क्यों, मैंने Q/2 इंटू Q/2 मल्टीप्लाई किया, Q² बाई 4 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, d/2, डिस्टेंस d/2, तो उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो d² बाई 4, तो इसको कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कि Q² बाई d²। ये नया फोर्स मिला, ये नया, के Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ऐसा है फॉर्मूला। तो के Q1 कितना, Q/2, Q2 कितना, Q/2, तो Q/2 इंटू Q/2 तो क्या हुआ, Q² बाई 4 हुआ। समझ आ गया। अच्छा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d/2, तो उसका भी स्क्वायर किया तो d² बाई 4 आ गया, 4 4 कट, तो क्या हुआ कि Q² बाई d²। ये नया फोर्स मिला। ओरिजिनल फोर्स कितना था, आइए देखते हैं, 2q इंटू Q, तो हाँ माइनस के
आप बोलोगे सर अभी आपने बोला था कि हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड देखेंगे 2q², ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r², तो ये क्या है d²। समझ में आ गया? ये डिस्टेंस कितना था d/2, इसीलिए d²/4 आया, लेकिन ये डिस्टेंस तो d ही है ना, सेंटर से लेना है, याद रखना। कहां से लेना है? सेंटर से लेना है, तो ये डिस्टेंस d हो गया, तो यहां पर क्या आएगा d²। अब कैसे फाइंड करें? तो वेरी सिंपल, f'/f कर दो। क्या कर दो? f'/f। तो f' क्या है कि q²/d², और f क्या है तो k 2q²/d²। तो ये d² कट हो गया, यहां पर k² भी कट हो गया, तो f' इज इक्वल टू क्या होगा f/2। क्यों? देखो ये 2 आया, f उधर जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। देखो यहाँ पर सिंपली आपको दिख रहा है 2kq²/d², लेकिन यहाँ पर kq²/d²। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, तो अगर हम पूरा बात करें तो यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा? एट्रैक्टिव। कौन सा फोर्स होगा बच्चों? एट्रैक्टिव। और ये फोर्स कौन सा होगा? रिपल्सिव। कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव, ठीक है। अच्छा, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से नोट कीजिए, बाद में हम एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो फिर से वही एग्जांपल, लेकिन आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? यहाँ पर रेडियस r और यहाँ पर 2r, मतलब कि ये रेडियस r और ये कितनी है? 2r। समझ आ गया? तो क्या होगा? ये q/2 नहीं होगा, चेंज होगा। क्या चेंज होगा? लेट्स सी। पहले मैं आपको बोल दूं कि वो जो हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि सेपरेट होने के बाद चार्ज कितना आएगा, तो चार्ज आएगा Q1। अगर मैं इसकी बात करूं, इस पे कितना चार्ज आएगा, तो Q टोटल इंटू R1/R1 प्लस R2। आप इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से देखिए, Q1 इस पे कितना चार्ज आएगा? Q टोटल इंटू R1/R1 प्लस R2, ठीक है। और उसी तरह Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा? तो Q टोटल R2/R1 प्लस R2। देखो एक बात मैं बोल दूं कि अगर आपको Q1 पता है और Q2 नहीं पता है, तो क्या करना है? Q1 को Q में से, टोटल चार्ज में से माइनस कर देना है। टोटल चार्ज कितना है? तो वो तो सेम ही कंसेप्ट है, 2q - q इज इक्वल्स टू q। समझ आ गया? ओके, अभी हम Q1 की बात करें तो Q1 मतलब कि इसके ऊपर कितना फोर्स होगा, तो सॉरी फोर्स नहीं, सॉरी चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना है? Q। ओके, इसकी रेडियस कितनी है? R अपॉन R1 प्लस R2, R प्लस 2R, तो R प्लस 2R कितना होगा? 3R होगा, तो R अपॉन 3R, तो R कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा? Q/3, ठीक है। इसी तरह देखो Q2 भी आप इस तरह फाइंड कर सकते हो, लेकिन मैं वो फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा, मैं कुछ और यूज करूंगा। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है, मतलब कि इसमें थोड़ा जाएगा और इसमें थोड़ा जाएगा, पहले जितना ही रहेगा। तो Q है तो इसमें कितना गया? Q/3, तो इसमें कितना जाएगा? Q - Q/3, तो कितना जाएगा? 2Q/3। तो इसमें चार्ज कितना आया? Q/3, जिसकी रेडियस कितनी थी? R, और इसकी रेडियस कितनी है? 2R, ठीक है ना। यहाँ पर दिख तो सेम रहा है, लेकिन आप प्लीज उस पर मत जाओ। ये क्या आएगा? 2Q/3। समझ में आया? ओके, ज्यादा रेडियस तो ज्यादा चार्ज, ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं, फिर से फोर्स की बात करते हैं। तो पहले का फोर्स कितना था? तो -k 2q इंटू q, तो 2q² अपॉन R² की जगह पर d² रख देंगे। बाद के फोर्स की बात करते हैं इसकी, तो क्या आएगा इसमें? k Q/3 इंटू 2Q/3, तो 2q², ठीक है ना, 2q² अपॉन 9 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? d/2, तो कितना आएगा? d²/4, तो ये कितना आएगा? 8/9 kq² अपॉन d²।
समझ में आ गया? अच्छा देखो यहां पर मैं ऐसा लिख दूं क्या, 4/9 इंटू 2k² अपॉन d²। अच्छी तरीके से देखो आप, k q1 q2 अपॉन r² है, तो k q1 q/3 q2 2q/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2q इंटू q² और 3 इंटू 3 9। समझ आ गया? ओके 2q² अपॉन 9, और ये 4 कहां से आया, तो डिस्टेंस कितना था d/2, उसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा d²/4। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से समझना। अच्छा 4 2 जा 8, 8/9 k इंटू q² अपॉन d²। अभी 4 2 जा 8 मैंने ऐसा लिख दिया, क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ऐसा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 4/9f। ठीक है, बाद में परसेंटेज कैसे निकालना है वो तो मैंने आपको बोला। देखो एक बार टच करने से ही कितना फोर्स में चेंज आ रहा है, अच्छी तरीके से नोट करना। ये फॉर्मूला यहाँ पर इस एग्जांपल में हमें समझ में आया, और एक कंजर्वेशन भी समझ में आया। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लो, बाद में हम एग्जांपल और देखते हैं। ये एग्जांपल और देखो क्या दिया है, गिवन चार्ज स्प्लिट्स इन 2 चार्जेस। एक चार्ज को 2 चार्ज में स्प्लिट किया गया। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्लिटेड चार्ज, मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। उनके बीच का फोर्स कैसा रहना चाहिए, मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप इसको अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, फॉर गिवन डिस्टेंस बिटवीन देम, कहने का मतलब क्या है कि एक चार्ज है उसको हमें स्प्लिट करना है। फॉर एग्जांपल 10 कूलम है, 10 कूलम हमारे पास चार्ज है, तो उसको स्प्लिट करना है। अभी स्प्लिट करना है मतलब कि डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करें, तो बहुत सारे इनफाइनाइट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑप्शन देखूं तो 10 कूलम है तो एक 1 कूलम और एक 9 कूलम, फिर और एक देखो तो एक 2 कूलम और एक 8 कूलम। आप बोलोगे सर इनफाइनाइट ऑप्शंस कैसे, तो देखो एक 1.1 कूलम और एक, तो 10 में से 1.1 को बात कर दो तो ये दूसरा आएगा। समझ में आएगी? मतलब कि कोई भी चार्ज यहां पर आप ले सकते हो और दूसरा चार्ज वो आएगा। तो हमें किस तरह डिवाइड करने चाहिए, कौन से चार्ज यहां पर होने चाहिए ताकि इन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो। कैसा हो, फोर्स मैक्सिमम। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्जेस दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर कि पहला चार्ज है वो कितना है Q। ओके, मेन चार्ज कितना है Q, इसको 2 चार्ज में डिवाइड किया गया। सोचो कि एक पहला चार्ज कितना है Q, तो दूसरा कितना आएगा आपको पता होना चाहिए। पहले में से इसको माइनस कर दो। मैंने क्या बोला था, 10 कूलम था, तो 10 कूलम को अगर डिवाइड करना चाहो, सोचो कि एक 3 कूलम है तो दूसरा कितना है 7 कूलम। इस तरह एक 3 कूलम मिला तो 7 कैसे पता चला, तो 10 में से 3 को माइनस कर दिया। ठीक है ना, तो इसी तरह सोचो कि ये पूरा चार्ज Q है, एक चार्ज हमें Q मिला तो दूसरा कैसे पता चलेगा, तो Q माइनस Q कर दिया। ठीक है, इसी तरह देखो कोई भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करो लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो इस तरह इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। अब फाइंड करते हैं फोर्स। F इज इक्वल्स टू K, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q माइनस Q, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R²। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और स्प्रेड कर देता हूं, एक्सपांड KQQ माइनस KQ² अपॉन R²। समझ में आया? ओके, अब ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मेनली देखो ये K कांस्टेंट है, ये R भी कांस्टेंट है, ये दोनों Q भी कांस्टेंट है, ये तो गिवन चार्ज है, तो मेनली ये किस पे डिपेंड करेगा, स्मॉल q पे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि फॉर मैक्सिमम फोर्स, कैसा फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, जैसा कि हम पहले से स्टडी करते आ रहे हैं, जब भी कोई चीज मैक्सिमम हो तो उसका डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, 0। किसके विथ रिस्पेक्ट टू, तो जो वेरी हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, Q, तो इसके विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, 0। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। ओके, तो चलो करते हैं इसका डेरिवेटिव, ddq ऑफ KQQ माइनस KQ² अपॉन R² इज इक्वल्स टू 0। अभी इसका डेरिवेटिव देखो 1 अपॉन R² बाहर निकल जाएगा, हाँ,
के क्यू क्यू में से के और क्यू का डेरिवेटिव कितना होगा 1 माइनस ये के और क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2q इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखो कैसे डी डी क्यू ऑफ के क्यू क्यू, के बाहर क्यू भी बाहर, तो कितना आएगा डी क्यू अपॉन डी क्यू, तो डी क्यू अपॉन डी क्यू कितना होगा 1। ठीक उसी तरह उसमें भी के बाहर, तो क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर का क्या आएगा 2q। ठीक है ना। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। हाँ, और इक्वल टू हमें क्या करना है 0, आर स्क्वायर उधर जाएगा 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें के क्यू इज इक्वल्स टू 2k क्यू। कैसे, ये पूरा 0 ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो फिर कट क्या हुआ देखिए, के कट हुआ तो q/2 इज इक्वल्स टू q। कहने का मतलब क्या है कि हमें इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, एग्जैक्टली इक्वल हाफ में, तब फोर्स कैसा रहेगा मैक्सिमम। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, अगर यहाँ पर मैं 1 कूलम लूं और 9 कूलम, तो 1 9 जा 9। ठीक है। ठीक उसी तरह आप सारे प्रोडक्ट करके देख लो, 5 और 5 कितना आएगा 25। ये प्रोडक्ट आपको हाईएस्ट मिलेगा, खुद से ट्राई करके देखो। हाईएस्ट किस में हाईएस्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 और 8 लो तो 2 8 जा 16, 3 और 7 लो, 3 7 जा 21। ओके, 4 एंड क्या ले सकते हो 6 लो, 4 6 जा 24, 5 5 25। ओके, सो फॉर एनी गिवन चार्ज इफ यू डिवाइड दैट चार्ज इन इक्वल हाफ, कैसे डिवाइड करोगे आप, इक्वल हाफ में डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि उन दोनों इक्वल हाफ में फोर्स कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, फोर्स रहेगा मैक्सिमम। पहले आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। देखो मैं थोड़ी मेथड, एक ऐसा एग्जांपल आ रहा है, मतलब कि बहुत बार ऐसा एग्जांपल डिस्कस हुआ है, तो इसकी मैं मेथड आपको थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ। ठीक है, आपके साथ। तो सोचो कि 2 स्पीयर है, पहला स्पीयर दूसरा स्पीयर, वो हमने पिच बॉल वाली बात की थी उसी में। तो पहला स्पीयर सोचो कि उस पर चार्ज कितना है q1, दूसरे पे चार्ज कितना है q2। ठीक है, और पहले का मास कितना है m1, दूसरे का मास कितना है m2, चार्ज कितना है q1 q2 और मास कितना है m1 m2, और सोचो कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है r। और यहां पर सोचो कि ये एंगल कितना है θ1 और ये एंगल कितना है θ2, ऐसा। फिर हमें क्या करना है, ड्रॉ FBD फॉर बोथ। क्या फाइंड करना है, क्या करना है, ड्रॉ FBD फॉर बोथ, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम। तो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अच्छी तरीके से आप देखो मैं इसके लिए अगर मैं ड्रॉ करूं, मैं सिर्फ FBD ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर टेंशन लग रहा है तो T आएगा, यहाँ पर वेट लग रहा है तो mg आएगा, और इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है वो F आएगा। ठीक है, 3 फोर्स आए। फिर क्या करना है, ये T है तो T को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर देना है। ये θ2 है तो ये भी क्या आएगा θ2, ये आएगा T cos θ2 और ये आएगा T sin θ2। तो आप क्या करोगे, T sin θ2 इज इक्वल टू F, T sin θ2 इज इक्वल्स टू F, और T cos θ2 इज इक्वल्स टू आप क्या करोगे mg, इक्विलिब्रियम के लिए। सेम टू सेम आप यहाँ भी कर सकते हो। देखो यहाँ अगर फोर्स F लग रहा है तो यहाँ भी फोर्स कितना लगेगा, F ही लगेगा। और ठीक है, यहाँ पर टेंशन P सोचो, तो ये अगर θ1 है तो ये भी क्या होगा θ1, तो क्या होगा ये T cos θ1, और ये क्या होगा T sin θ1, और नीचे क्या आएगा m1g, ये m2 तो m2g, यहाँ पर क्या आएगा m1g। समझा गया। ओके, तो यहाँ पर आप क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो और इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ जनरल बात बोली, पर एग्जाम्पल में आप इतना टेंशन मत लो कि एग्जाम में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ कॉमन थीटा दिया होगा, मतलब कि दोनों पे चार्ज भी सेम ही होगा।
अगर चार्ज सेम नहीं होगा तो इस तरह हमें करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा देते हैं कि दो स्फीयर ऐसे है, फिर दोनों में कोई चार्ज नहीं है, फिर 4 कूलम चार्ज लाया गया तो चार्ज आ गया, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों पे कितना 2 चार्ज आएगा, 2 कूलम 2 कूलम। ठीक है, तो दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों पे मास भी सेम है। ठीक है, मास सेम है तो अगर मास सेम है, इफ मास मीन्स m1 इक्वल टू m2 तो θ1 इक्वल टू क्या आएगा, θ2। ठीक है, प्रोवाइडेड q1 एंड q2 आर सेम। ठीक है, तो अगर मास सेम है तो θ1 और θ2 दोनों कैसे आएंगे, सेम आएंगे। लेकिन सोचो कि m1 ग्रेटर देन m2 है, मतलब कि इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है, तो ये थोड़ा नीचे रहेगा, तो जिससे क्या होगा, θ1 विल बी लेस देन θ2। ठीक है ना। तो इस तरह आप इस ऐसे एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस तरह ये कूलम्ब्स लॉ को सुपरपोजिशन में यूज किया जाता है और उसके भी एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर में इस कूलम्ब्स लॉ के इतने एग्जांपल तक हम रखते हैं, और आप और एग्जांपल ट्राई करो। इतने एग्जांपल से कुछ नहीं होने वाला है, ज्यादा एग्जांपल आपको ट्राई करने होंगे। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।